आनुवंशिकता एवं जैव विकास के आज बच्चों लास्ट टॉपिक्स हमें लेने हैं। इसी के साथ ये अध्याय आज हमारा पूरा हो जाएगा। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं बच्चों वो है समजात और समरूप अंग। समरूप अंगों को समवृत्ति अंग भी कहा जाता है। अब क्या है ये बच्चों ये समजात और समरूप अंग? 2-3 बार बोर्ड में इस पर प्रश्न भी आया हुआ है। अलग अलग जीवों में बच्चों कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना देखा जाए तो वो समान होती है, लेकिन कार्य उनका अलग अलग होता है। यानी संरचना समान लेकिन कार्य अलग। उदाहरण के लिए यदि हम देखें बच्चों, व्हेल जो मछली है उसमें जो उसके अग्रपाद हैं वो तैरने का काम करते हैं। इसी प्रकार पक्षी जो है उसके अंदर उसके अग्रपाद पंख में रूपांतरित हो चुके हैं तो वो उड़ने का काम करेंगे, और मानव के अंदर जो अग्रपाद हैं वो वस्तुओं को पकड़ने का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्य इन सभी जंतुओं में इन अंगों का अलग अलग है, लेकिन यदि इनकी शारीरिक संरचना देखी जाए तो वो समान है। तो इस प्रकार के अंग समजात अंग कहे जाते हैं। और इसका विपरीत यानी कार्य समान हो लेकिन संरचना अलग हो वो अंग कहलाएंगे समरूप अंग। तो हम नोट करते हैं बच्चों, समजात अंग सबसे पहले अलग अलग जीवों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान हो, उत्पत्ति और संरचना समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे? समजात अंग कहे जाते हैं। अलग अलग जीवों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी संरचना उत्पत्ति समान लेकिन कार्य अलग। उदाहरण के लिए व्हेल, पक्षी व मानव में अग्रपाद। संरचना सभी की आंतरिक रूप से देखी जाए तो समान है, लेकिन व्हेल में इसके अग्रपाद फ्लीपर हैं तो तैरने का कार्य, वहीं पक्षी में उड़ने का कार्य, और मानव में विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने का कार्य। इस प्रकार कार्य अलग लेकिन संरचना समान है। इसी प्रकार बच्चों यदि याद हमें रह जाएगा ये, तो इसके विपरीत बात लिखनी है हमें समरूप अंगों के लिए। हम लिखेंगे जबकि अलग अलग
जीवों में पाए जाने वाले अंग जिनकी आधारभूत संरचना क्या होनी चाहिए? भिन्न लेकिन कार्य समान हो, समरूप, या एक और नाम इसे दिया गया है समवृत्ति। समरूप या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। अलग अलग जीवों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो, समवृत्ति या समरूप अंग कहे जाते हैं। इसका उदाहरण यदि हम देखें बच्चों, कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख, सभी में कार्य समान है। क्या कार्य है? उड़ना, लेकिन संरचना अलग है। जैसे पक्षी में अग्रपाद जो है उसकी अग्रबाहु के फैलने के कारण, उसकी त्वचा के, पक्षी में अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनते हैं पंख, जबकि चमगादड़ में दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलने से बनते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई दिखाई दे रही है हमें, लेकिन कार्य क्या है? तीनों में कार्य क्या है? समान है, उड़ने का काम करते हैं। नोट कर लें बच्चों आप, 2012, 2014 और 2016 3 सालों में ये प्रश्न आया हुआ है। ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं। दो 2012 और 2016 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों ये, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
तो जो बात हमने समझात अंग के लिए कही है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी। इसी प्रकार 2014 में जो प्रश्न आया है वो है समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जो ये पूरी बात हमने कही है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी 2014 में जो प्रश्न आया था उसके लिए। प्रश्नों का अभ्यास जब करते हैं बच्चों की तो हमें यह समझ में आ जाता है कि इसका उत्तर कितना आएगा, कैसे आएगा। नोट कर लें आप, उसके बाद अगला टॉपिक लें। अगला ले रहे हैं बच्चों जीवाश्म क्या है। पुराने समय का अनुमान कैसे लगे बच्चों हमें कि पहले इस धरती पर किस प्रकार के जीव जंतु रहे होंगे, किस प्रकार की वनस्पति रही होगी। इसके लिए वैज्ञानिकों को एक तरीका समझ में आया जब उन्होंने खुदाई की तो पृथ्वी की सतह के नीचे से बच्चों चट्टानों के अंदर दबे हुए कुछ अंश जो मिले जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के, वो आधार बने उस समय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो जो अवशेष प्राप्त हुए वैज्ञानिकों को, पुरातत्ववेत्ताओं को, वो अवशेष जीवाश्म कहलाए। आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं बच्चों इनका निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी के गर्त में जब जीव जंतु और वनस्पति के अंश दबते चले जाते हैं और विभिन्न ताप दाब सहते हुए लाखों करोड़ों सालों में जाकर के इनका निर्माण होता है। तो वो जो अंश हैं वो अंश जीवाश्म कहे जाते हैं। बात करते हैं हम जीवाश्म। परिभाषा कैसे लिख देंगे हम इसकी? प्राचीन समय के जीवों के अवशेष जो भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित यानी कि सुरक्षित रहते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। प्राचीन समय में जो जीव पाए जाते थे उन जीवों के अवशेष कहाँ मिलते हैं हमें? भूपटल की चट्टानों में सुरक्षित मिलते हैं। वो अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म।
अब ये जीवाश्म कितना पुराना है, कौन से समय में पाया जाता होगा, कितनी इसकी आयु है, इन सब की जानकारी हासिल करने के लिए बच्चों दो विधियां हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करना या उसका समय निर्धारण करना, आयु ज्ञात करना या जीवाश्म के समय का निर्धारण। दो विधियां प्रचलित हैं इसके लिए। सबसे पहली विधि है सापेक्ष विधि। पहली विधि है सापेक्ष। इस विधि में क्या किया जाता है बच्चों, खुदाई की जाती है, और जब पृथ्वी की सतह की खुदाई की जाती है तो निश्चित तौर से ये माना जाता है कि जो अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, पृथ्वी की सतह के कुछ निकट मिले हैं, वो निश्चित तौर पर कुछ नए अवशेष हैं, कुछ नए जीवाश्म हैं और उनकी आयु जो है वो कम है, जबकि गहराई में जितने मिलते जाएंगे अवशेष, वो अवशेष क्या हैं, उनकी तुलना में पुराने हैं। तो ये विधि है सापेक्ष विधि। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं। जारी करते हैं बच्चों आगे। आप नोट करिए सापेक्ष विधि में क्या है, किसी स्थान की खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट मिलने वाले जीवाश्म नए हैं, जबकि गहराई में मिले जीवाश्म पुराने होते हैं।
दूसरी विधि जो समय निर्धारित करने के लिए होती है बच्चों, वो है हमारी फॉसिल डेटिंग विधि। इस विधि में जीवाश्म में उपस्थित किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों शब्द अब जानते हैं बच्चों आप लोग। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर समय निर्धारण किया जाता है। फॉसिल डेटिंग विधि में जीवाश्म में उपस्थित किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक वो तत्व होते हैं बच्चों जिसमें अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होता है, उसके अनुपात के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। दो 2016 में जो प्रश्न आया है बच्चों इस टॉपिक से आधारित, वो प्रश्न ये था, जीवाश्म किसे कहते हैं? इसके समय निर्धारण विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो सारा टॉपिक हमने लिया है बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न भी आप साथ के साथ नोट कर लें। जीवाश्म से ही संबंधित बच्चों एक प्रश्न 2013 में जो आया उसे ले रहे हैं अब हम। जीवाश्मों का महत्व बताइए। 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये, जीवाश्मों का महत्व। क्या महत्व है जो ये खुदाई की जाती है, जीवाश्म प्राप्त किए जाते हैं? सबसे पहली बात यह है बच्चों, जीवाश्म जो हैं उससे हमें जीवों का विकास किस क्रम में हुआ है ये ज्ञान हो जाता है। कैसे? जिस घोड़े को बच्चों आज हम देखते हैं, जमाने पहले, सालों पहले घोड़े का रूप इस प्रकार का नहीं था, इसकी ऊंचाई भी कम थी, इसके पैरों में खुर के स्थान पर उंगलियां हुआ करती थी, पूंछ भी इसकी जो थी वो थोड़ी छोटी थी। तो इसका मतलब बच्चों जब ये चीजें कैसे पता चली, जब इनके जीवाश्म प्राप्त हुए। लगभग आज का जो घोड़ा है उसकी ऊंचाई कुत्ते के समान ही रही थी, पैरों की बनावट भी बिल्कुल उसकी वैसी ही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा बच्चों उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी,
बढ़ने लगी, पूंछ जो है वो कुछ लंबी हो गई, पैर भी लंबे हो गए, उंगलियों का स्थान खुर ने ले लिया और जो वर्तमान घोड़ा आज हमें दिखाई देता है इस प्रकार का बन गया। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, जीव का विकास किस क्रम में हुआ है, किस आधार पर पता चला, हमें जीवाश्मों के आधार पर ही पता चला। तो सबसे पहला जो इसका महत्व है वो है जीवों का विकास क्रम पता लगता है। दूसरा, उस समय का भी ज्ञान होता है जब वे जीव क्रियाशील रहे थे। जीवों के आधार पर उस समय विशेष के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा इसका महत्व ये है बच्चों, हमें पूरा का पूरा जीव थोड़ी ना मिलता है, हमें तो उसके अवशेष मिलते हैं, लेकिन उन अवशेषों के आधार पर पूरे के पूरे प्राणी की कल्पना आसानी से वैज्ञानिकों द्वारा कर ली जाती है। तो तीसरा इसका महत्व ये हो गया, प्राप्त चिन्हों के आधार पर पूर्ण प्राणी की कल्पना की जा सकती है। और एक और महत्व है बच्चों हमारे समक्ष, विभिन्न योजक कड़ियों की जानकारी मिलती है। इसका एक उदाहरण भी लेंगे हम। एक जीव बच्चों आर्कियोप्टेरिक्स, इसके जो अंश मिले, जीव का नाम क्या है? उदाहरण आर्कियोप्टेरिस। इस जीव के जो जीवाश्म मिले बच्चों, उससे ये समझ में आया कि ये जो प्राणी है ये पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग, रेंगने वाले जंतु और उड़ने वाले जंतु के मध्य की योजक कड़ी रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इसके शरीर में कुछ विशेषताएं सरीसृप वर्ग से हैं और कुछ विशेषताएं पक्षी वर्ग की पाई गई। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि चूंकि ये उड़ सकता था, पक्षी है, तो इसका विकास सरीसृप वर्ग से ही हुआ होगा। इस आधार पर ही वैज्ञानिक इस बात पर पहुंच पाए, इस तथ्य को पकड़ पाए कि पक्षी वर्ग की उत्पत्ति किसके बाद हुई होगी? सरीसृप वर्ग के बाद हुई होगी। तो इस प्रकार इसे एक योजक कड़ी माना जाता है सरीसृप और पक्षी वर्ग की। आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी व सरीसृप के मध्य योजक कड़ी माना जाता है। इस प्रकार ये कुछ महत्व की बातें, 4 महत्व हमारे समक्ष आ गए हैं बच्चों जीवाश्मों के बारे में। जीवों के विकास का क्रम हमें पता चलता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें उस समय का भी ज्ञान हो जाता है जब वे जीव क्रियाशील रहे होंगे।
नंबर 3, जो चिन्ह या अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर संपूर्ण प्राणी की कल्पना आसानी से वैज्ञानिकों द्वारा कर ली जाती है और विभिन्न योजक कड़ियों की जानकारी भी जीवाश्मों के आधार पर हमें प्राप्त होती है। 2013 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों ये। सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका इस अध्याय का कि नई जाति के उद्भव में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सहायता प्रदान करते हैं। लिख लें हम फटाफट से जीवाश्मों का महत्व। ये कुछ ऐसे कारण हैं बच्चों जो किसी भी समय में नई जाति के उद्भव में सहायक रहे होंगे और इनकी वजह से ही कोई जाति जो है वो नए रूप में हमारे समक्ष आती है। सबसे पहला हम एक एक कारण को लें। सबसे पहली बात है बच्चों प्राकृतिक वर्ण। इस कारक को हम समझें इस प्रकार कि देखा जाता है, जो बच्चे धीरे लिखते हैं थोड़ा लिखते रहें साथ के साथ और समझते भी रहें। बच्चों पर्यावरण में नित्य नए परिवर्तन आज भी होते हैं और पहले के समय में भी होते रहे, लेकिन वही जीव यहाँ अपना जीवन निर्वाह कर पाता है जो वातावरण के साथ हुए परिवर्तनों में स्वयं को ढाल लेता है। तो इस प्रकार पर्यावरण के साथ ढालने के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों में नई जाति का विकास हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक वर्ण। दूसरे कारण की यदि हम बात करें आनुवांशिक विचलन। ये जो प्रश्न है बच्चों आपके सामने 2015 में पूछा गया है, ये वाला सवाल, नई जाति के उद्भव में कौन कौन से कारक सहायक हैं। दूसरा है बच्चों आनुवांशिक विचलन। कोई भी जाति तभी आगे विकसित हो सकती है यदि जो उपलब्ध जीव हैं उनकी जीनी संरचना में कुछ बदलाव आ जाए। जब जीनों में परिवर्तन आ जाता है तो ये परिवर्तन आगे आने वाली संतति में भी वंशानुगत होते हैं। इस प्रकार यदि गुणसूत्रों और जीनी संरचना में कोई परिवर्तन आ गया है तो भी नई जाति की उत्पत्ति जो है वो पूर्ण रूप से हो सकती है। इसी प्रकार तीसरा कारण है भौगोलिक पृथक्करण। मान लीजिए उपलब्ध जीव जो हैं अब जिस क्षेत्र में रहते थे वहां कोई बड़ा सा पहाड़ आ जाता है बीच में, या कोई नदी जो है वो आ जाती है और जो जीव वहां रहते थे वो दो हिस्सों में बट जाते हैं। अब वो जीव आपस में ना तो मिल पाते हैं और न ही उनमें कोई जनन क्रिया संपन्न हो पाती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक कारक जो है वो सहायक बनता है नई जाति के विकास में। और मान लीजिए
जो उपलब्ध जीव वो हैं वहां उस स्थान विशेष में रहते हैं, जनन क्रिया उन्हीं के मध्य होने लगती है और इस प्रकार एक नई जाति का उद्भव हो जाता है। तो एक तीसरा कारण है भौगोलिक पृथक्करण के द्वारा भी नई जाति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। और चौथा कारक है जननिक पृथक्करण। लैंगिक जनन के समय यदि कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है तो वह परिवर्तन आगे आने वाली संतति में पहुंचता जाएगा। इस प्रकार से ये 4 ऐसे कारक हैं बच्चों जो किसी भी स्थान विशेष में नई जाति के उद्भव में सहायता करते हैं। प्रश्न था ये 2015 का। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, मानव का विकास किस प्रकार हुआ। सभी बातें अंत में आके किस पर समाप्त होती हैं बच्चों? मानव पर। मानव का विकास किस प्रकार हुआ। मानव जो है उसके विकास के लिए एक तो बच्चों मानव का वैज्ञानिक नाम जानिए आप, होमो सेपियंस। ये वैज्ञानिक नाम है मानव का, होमो सेपियंस। एक प्रश्न ये भी हो सकता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब विभिन्न प्रकार के साधन बच्चों काम में लिए गए मानव के विकास को जानने के लिए। कौन कौन से साधन रहे ये जिनके द्वारा मानव का विकास समझा जाता है। सबसे पहले है उत्खनन। इसी प्रकार समय निर्धारण, उत्खनन के बाद समय निर्धारण। तीसरा हो सकता है जीवाश्म का अध्ययन। उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म का अध्ययन और डीएनए अनुक्रम का निर्धारण। इन साधनों के द्वारा मानव के विकास को जाना जाता है। उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन और डीएनए अनुक्रम का निर्धारण। मानव का उद्भव जो माना गया बच्चों वो अफ्रीका महाद्वीप से माना गया। मानव उद्भव अफ्रीका महाद्वीप से। कि सबसे पहले मानव जो है वो अफ्रीका में उत्पन्न हुआ होगा और उसके बाद लिख लें बच्चों आप फटाफट, समय हो रहा है। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। 4 हमने वो साधन बताए हैं, उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन और डीएनए अनुक्रम निर्धारण। ये माना गया बच्चों की जीवाश्म जो मानव है उसका विकास सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ होगा। विभिन्न भौगोलिक कारणों से पूरे विश्व में प्रत्येक जगह फिर मानव जो है वो फैल गए। जहां जिसको जैसी सुविधाएं उपलब्ध हुई, अपने अनुकूल परिस्थितियां लगी, वो सब वहां फैलते चले गए और इस प्रकार पूरे विश्व में मानव जो है उसका फैलाव हो गया। प्राकृतिक वरण और आनुवांशिक विचलन ऐसे कुछ कारण अवश्य रहे होंगे जिनके कारण मानव का विकास हुआ होगा। तो यही आपका पूरा अध्याय था बच्चों, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। नई क्लास में जब हम मिलते हैं नए अध्याय के साथ। नमस्कार।